काला मोतियाबिंद कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। परमानेंट ब्लाइंडनेस भी इस बीमारी से हो सकती है। मतलब पूरी तरह से नजर खत्म। पूरी तरह से नजर जा सकती है। नॉर्मल एक मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे समझें? इस सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑलमोस्ट 97-98% केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल है ओके। कि आप एक ऑपरेशन कीजिए, लेंस लगाइए और पेशेंट की पूरी नज़र वापस आ जाती है। इसके ऑपोजिट जो काला मोतियाबिंद या ग्लाकोमा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितनी नज़र का नुकसान हो गया वो फिर किसी भी ट्रीटमेंट से वापस नहीं आता। या साइड से कम दिखाई दे रहा है, तो क्या ये काला मोतियाबिंद की तरफ इशारा हो सकता है? ये एकदम काला मोतियाबिंद में मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपकी जो पेरिफेरल विजन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बट पेशेंट को नहीं पता लगता। कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और आई का प्रेशर भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो भी ये काला मोतियाबिंद का एक लक्षण हो सकता है। तो इस हेडेक में आपकी विजन भी थोड़ी सी ब्लर होनी शुरू हो जाएगी, आँख लाल होनी शुरू हो जाएगी और आपको फील होगा कि आँख में ज़्यादा पेन है बनिस्बत के वही सर में उतना नहीं है, बट आई में ज़्यादा। कि इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है काला मोतियाबिंद होने का, वो कौन से लोग होंगे? देखिए, सबसे पहला रिस्क तो है जेनेटिक, के पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को अगर ग्लाकोमा है, आपकी फैमिली में ग्लाकोमा है, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, मोटापा, उसके डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है कि इन पेशेंट्स में ग्लाकोमा बनने की। हाई ब्लड प्रेशर वालों में। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड वाले पेशेंट को सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया दोनों बनने के चांसेस रहते हैं। काला मोतियाबिंद ना हो तो कौन से ऐसे टेस्ट है आई से रिलेटेड जो कराते रहने चाहिए? ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और ये टेस्ट हमें कई केसेस के अंदर बीमारी मैनिफेस्ट होने से पहले हमें बता देता है कि दिक्कत शुरू होने वाली है। रफली 3 से 4 साल पहले हम इस इन्वेस्टिगेशन की मदद से बीमारी को कैच कर सकते हैं। अगर हमने बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया है तो ज़्यादातर केसेस में हम आई ड्रॉप्स की मदद से आई का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो आई ड्रॉप्स क्या फिर लाइफ टाइम चलेंगे या आई ड्रॉप लाइफ टाइम रहती हैं। कितने परसेंटेज तक उनकी जो आई डैमेज हो चुकी है, तो कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है? देखिए, अर्ली स्टेज में अगर हम मानेंगे 20-30% तक अगर डैमेज है तो वो तो हम आई ड्रॉप से ही कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए 70-80% डैमेज के साथ मेरे पास एक 45-50 ईयर ओल्ड अगर आता है तो मेरी टेंडेंसी रहेगी कि मैं सर्जरी पहले कर दूं। कितना डैमेज हो जाता है कि इंसान अंधा ही हो जाता है? अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। हम बात कर रहे हैं काला मोतियाबिंद, जिसे ग्लाकोमा भी कहा जाता है। इंडिया में अभी इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। हर साल लगभग 12 लाख नए केसेस दर्ज किए जाते हैं और हर 8 मिनट में एक इंसान इस काला मोतियाबिंद बीमारी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी से गवा बैठता है। हमारे साथ हैं इस सेशन में डॉक्टर पवन गुप्ता, जो कि सीनियर कैटरेक्ट और रेटिना आई सर्जन हैं, जिनसे आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि नॉर्मल एक मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे समझें? देखिए, जो नॉर्मल मोतियाबिंद है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद, वो हमारे लेंस की प्रॉब्लम है। आँख बेसिकली एक कैमरे की तरह काम करता है और उसके अंदर एक लेंस होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो लेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। तो पूरी की पूरी लाइट जो है वो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस होती है और क्लियर दिखता है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है वो लेंस धुंधला होना शुरू हो जाता है और उसी बीमारी को हम कहते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसके एकदम उल्टा जो काला मोतियाबिंद या ग्लाकोमा है, ये बीमारी होती है हमारे आँख का प्रेशर बढ़ने से। आँख के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है कि पानी बनता है और बाहर निकलता है और एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है जो आँख की एक शेप मेंटेन करके रखती है। ठीक है। बट जब इस मैकेनिज़्म में कोई डिस्टरबेंस हो जाए कि आपके आँख का पानी ज़्यादा बनने लग जाए या जो आउटफ्लो है वो कम हो जाए, तो आँख का प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। ओके। अब इस फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारी पीछे की ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी आँख और ब्रेन को
कनेक्ट करती है उसके ऊपर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को हम कहते हैं काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा। ओ, अब दोनों में डिफरेंस इसलिए ज़रूरी है कि सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑलमोस्ट 97-98% केसेस में ट्रीटमेंट अवेलेबल है ओके। कि आप एक ऑपरेशन कीजिए, लेंस लगाइए और पेशेंट की पूरी नज़र वापस आ जाती है। इसके ऑपोजिट जो काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितनी नज़र का नुकसान हो गया, हम्म। वो फिर किसी भी ट्रीटमेंट से वापस नहीं आता। तो ओके। अगर ये निग्लेक्ट हो जाए और पेशेंट ना इसकी देखभाल करे, तो काला मोतियाबिंद कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। परमानेंट ब्लाइंडनेस भी इस बीमारी से हो सकती है। मतलब पूरी तरह से नजर खत्म। पूरी तरह से नज़र जा सकती है, धीरे-धीरे करके, और ये चेंज इतना धीरे होता है कि पेशेंट को कई बार एकदम एंड स्टेज तक भी पता नहीं लगता कि दिक्कत हो रही है मुझे। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ये सीरियस प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, तो इसके सिम्टम्स भी कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है। आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये संकेत काला मोतियाबिंद की तरफ इशारा करते हैं या नहीं। सबसे पहले कि साइड से धीरे धीरे अगर किसी का विजन लॉस हो रहा है या साइड से कम दिखाई दे रहा है, तो क्या ये काला मोतियाबिंद की तरफ इशारा हो सकता है? ये एकदम काला मोतियाबिंद में मेन इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है कि आपकी जो पेरिफेरल विजन है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, बट पेशेंट को नहीं पता लगता। उसमें दिक्कत ये है कि जब हम सामने देख रहे हैं, तो सामने की विजन तो एकदम ठीक है, जी। साइडों से नज़र कम होनी शुरू होती है और साइडों में ज़्यादातर हम बड़ी-बड़ी चीज़ें देखते हैं। हाँ। कोई आदमी चला गया, कोई बस चली गई, कोई पिलर आ रहा है, वो पेशेंट को दिखता रहता है बिकॉज़ उन चीज़ों के साइज़ इतने बड़े बड़े होते होते हैं। हैं। तो पेरिफेरल विजन में अगर दिक्कत हो रही है और हम उसको जल्दी कैच करना चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगता है कि पेरिफेरल विजन में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। पेशेंट को यूजुअली पेरिफेरल विजन में जब प्रॉब्लम होती है और अगर पेशेंट को पता लग रहा है कि भाई दिक्कत है, तो इसका मतलब बीमारी ऑलरेडी काफ़ी हार्ट को डैमेज कर चुका। कर चुकी है। ओके। एक और बोला जाता है कि लाइट्स के अराउंड में अगर आपको रिंग्स जैसे दिखाई दे रहे हैं या हैलो जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी काला मोतियाबिंद का ही एक संकेत हो सकता है। इसका आंसर देने से पहले एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा। ये जो काला मोतियाबिंद है, ये 2 तरीके का होता है। अच्छा, ये भी 2 तरीके का। जैसे हमने पहले बताया कि पानी बनने का और बाहर निकलने का एक मैकेनिज़्म है, तो इसमें एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा। ये जो बाहर निकलने वाला रास्ता है, वो आपका ओपन है, क्लियर, नॉर्मल है। एक होता है नैरो एंगल ग्लोकोमा, कि जो पानी बाहर निकलने वाला जो आउटलेट है, जिसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क, वो आपका पतला हो गया है। और एशियन आइज़ में, जैसे हमारे कंट्री के इंडिया। अंदर, वो पतला होने की या नैरो एंगल होने की टेंडेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा है। ओके। तो जो आपने पूछा कि लाइट के चारों तरफ रिंग्स या रेनबो जो दिखते हैं, हुँ। वो नैरो एंगल ग्लाकोमा में दिखते हैं अच्छा। और वो मेनली शाम के टाइम पेशेंट को दिखते हैं, और वो शाम के टाइम इसलिए दिखते हैं कि हमारी पुतली का जो साइज़ है, वो अंधेरे में थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। तो वो एंगल जो है, जो ऑलरेडी थोड़ा-सा नैरो है, वो पुतली का फैलने से और ज़्यादा नैरो हो जाता है और आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। तो वो प्रेशर बढ़ने से ये जो लाइट के चारों तरफ हेलोज़, रिंग्स वो दिखाई देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ये रूटीनली दिख रहे हैं, डे बाय डे दिख रहे हैं और ये हेडेक के साथ एसोसिएटेड हैं, तो उसको एकदम इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए टू रूल आउट कि भई मुझे कहीं नैरो एंगल ग्लाकोमा तो नहीं डेवलप हो रहा। बिल्कुल। हेडेक को भी लेकर के बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और आई का प्रेशर भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो भी ये काला मोतियाबिंद का एक लक्षण हो सकता है। बिल्कुल, ये एक लक्षण है, लेकिन इसमें देखिए हमारी आँख का जो नॉर्मल प्रेशर है, वो है 21, ठीक है? उससे नीचे हम इसको नॉर्मल मानते हैं। बट हेडेक जो है, वो मान लीजिए आपका प्रेशर 23, 24 है, तो उसमें पेशेंट को हेडेक नहीं होता। अच्छा। हेडेक यूजुअली होता है अगर प्रेशर आपका 30 से ऊपर चला जाए, तो पेशेंट को लगता है थोड़ी हैवीनेस हो रही है। या अगर नैरो एंगल ग्लाकोमा है, जो मैंने अभी बताया नैरो एंगल, उसके अंदर एकदम सडन स्पाइक आती है प्रेशर की, 40-50 तक भी चला जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है सीवियर हेडेक, और यूजुअली ये हेडेक जो हैं वो वॉमिटिंग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, अगर प्रेशर आपका एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो। ओके। तो अगर इसमें हमें समझना हो कि आई प्रेशर भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, क्योंकि कई बार हेडेक हम ज़्यादा स्क्रीन देख लेते हैं या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। तो थोड़ा कुछ अलग होगा इसका हेडेक अगर काला बाई एंड लार्ज अगर चेकअप के बाद ही पता चल लगता है कि
हेडेक है, बट अगर आपका आई प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, मान लीजिए 30-40 इस रेंज में जा रहा है, तो इस हेडेक में आपकी विज़न भी थोड़ी-सी ब्लर होनी शुरू हो जाएगी, आँख लाल होनी शुरू हो जाएगी और आपको फ़ील होगा कि आँख में ज़्यादा पेन है, बनिस्बत के वही सर में उतना नहीं है, बट आई में ज़्यादा पेन लग रहा है। बट बेटर यही है कि अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार जाके चेक करा लें। बिल्कुल। अगर रात के समय में विज़न थोड़ा-सा कम हो रहा है या वीक लग रहा है, तो क्या ये भी एक संकेत हो सकता है काला मोतियाबिंद? ये अगर नाइट में आपकी नज़र कम है, तो ग्लॉकोमा के अंदर कम हो मतलब एक सिम्पटम हो सकता है। बट उसके अलावा ये और कई बीमारियों में भी ये होता है कि आपकी नाइट विज़न में प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मेनली है कि आपको विटामिन ए अगर डेफ़िशिएंसी है, अच्छा। तो उसमें भी नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट कंप्लेन करता है। और एक कंजेनाइटल डिज़ीज़ होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हुँ, हुँ। रेटिना की बीमारी है, उसके अंदर भी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि भई ये रात प्रॉब्लम में मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एंड पॉइंट यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनल डायग्नोसिस तो आपका चेकअप के बाद ही होगा, बट ये आप मान सकते हैं कि ये एक वार्निंग साइन है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। रॉन्ग, करेक्ट है। तो हमने अभी जितने सिम्पटम्स डिस्कस किए, इसके अलावा भी कुछ ऐसे और लक्षण होते हैं जो पेशेंट समझ सकते हैं कि हाँ, शायद ये कहीं ग्लूकोमा का जो साइन है उसका तो नहीं है, ताकि समय रहते इलाज कराया जा सके? देखिए, ग्लॉकोमा को जो हम बोलते हैं, इट इज़ अ साइलेंट थीफ ऑफ विजन। यस। इसका मतलब ही ये है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक। और मेन रीज़न उसका यही है कि नज़र साइडों से कम होती है, सामने पेशेंट को ठीक दिख रहा होता है। कई केसेस के अंदर ये भी देखा है हमने कि पेशेंट को डायग्नोस हो जाता है ग्लोकोमा, हम उनको बता देते हैं कि भाई इतना डैमेज है, इतना है, तो पेशेंट को बड़ा सरप्राइज़ होता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो एक रूटीन अपना चेकअप के लिए आया था, ये क्या आपने बीमारी बता दी, मुझे दिख तो ठीक रहा है। और उसका रीज़न यही है कि साइडों से नज़र कम होती है, सामने तो पेशेंट को ठीक ही दिख रहा होता है। तो पेशेंट्स को ये ज़रूरी है कि आफ्टर एज ऑफ 40 40 साल के बाद। अपना एक आई एग्ज़ामिनेशन उन्होंने कंप्लीट पूरा कराना है। उसके अंदर उनके चश्मे का नंबर, आँख का प्रेशर, पीछे रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सारे एस्पेक्ट्स का हम एक चेकअप करते हैं, जिससे श्योर हो जाए कि भई कोई साइलेंट डिज़ीज़ तो नहीं चल रही। और फिर ये चेकअप अगर हर साल भी वो रिपीट नहीं कर सकते, तो एवरी 2 ईयर्स तो उनको रिपीट करना ही चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने सिम्पटम्स डिस्कस किए, आपने कहा मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लक्षण आते नहीं और अगर आते हैं तो वो हमने डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास आते हैं कि हाँ, या तो एकदम से इनकी विज़न ही लॉस हो गई या कुछ ऐसे और उनके साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि अब उनको सीधे या तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ, काला मोतियाबिंद ने आँखों को इतना डैमेज कर दिया है। काफ़ी केसेस आते हैं और उसका मेन रीज़न ये है कि लोग ये सोचते हैं उनकी नज़र कम हो रही है। वो ये सोचते हैं कि ये हमारी सफ़ेद मोतियाबिंद के कार्ड वजह से से हो कम हो रही है और जब ये मोतियाबिंद पक जाएगा, तब हम जाएँगे, फिर ऑपरेशन कराएँगे और ठीक हो जाएगा। इतने वो नज़र धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो बीमारी है वो आपकी बढ़ती रहती है। तो काफ़ी केसेज़ में पेशेंट एकदम एंड स्टेज में आते हैं, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, बीमारी कुछ और चल रही होती चलते है। होते हैं। पहला कारण तो ये है। सेकंड, जो हमने नैरो एंगल ग्लूकोमा डिस्कस किया, उसमें भी पेशेंट को क्योंकि सडन पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, तो वो एकदम फिर रश करते हैं हॉस्पिटल के लिए कि भई अब जाके दिखाएँ, एकदम से अचानक से क्या हो गया। तो मेनली पेशेंट आते हैं, काफ़ी पेशेंट आते हैं एंड स्टेज के अंदर। ठीक है, तो क्या इसमें मतलब हेडेक और उल्टी अगर दोनों एक साथ हो रहा है और विज़न भी कम वज़न भी कम हो रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है कि आपको नैरो एंगल ग्लूकोमा होने के चांसेस हैं। मतलब और बीमारियाँ भी हो सकती हैं, बट रा नैरो एंगल ग्लूकोमा एक मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम रखते हैं कि भई ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हुँ। तो अगर काला मोतियाबिंद के स्टेजेस हमें समझने हो कि हम इस स्टेज पर पकड़ लें या इस स्टेज पर समझ जाएँ, तो ट्रीटमेंट थोड़ा-सा आसान है। लेकिन एक स्टेज तक जाने के बाद ट्रीटमेंट जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो थोड़ा-सा बताइए? देखिए, इस बीमारी में जैसे पहले हमने बताया कि भई जितना नज़र का नुकसान हो जाए वो फिर रिवर्स नहीं होता, आप चाहे जो मर्ज़ी इलाज करते रहें। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना जल्दी आप उसे कैच कर लेंगे, उतना वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज की डेट में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, या तो वो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में हों या सर्जरी के फॉर्म में हों या लेज़र के फॉर्म में हों। क्या? तो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम इस बीमारी को राइट टाइम पे डायग्नोस करके इसकी प्रोग्रेशन को
बढ़ने की स्पीड को अरेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हम्म, हैं। जो डैमेज हो गया वो तो हो हो गया, गया। है ना? इसमें भी ये है कि अगर पेशेंट एकदम ही एडवांस स्टेज पे आता है, हम्म, तो वहाँ पर फिर हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि भई इसको सर्जिकली थोड़ा-सा बेटर वो करके प्रेशर को कंट्रोल करें और वो करें। बट अर्ली डायग्नोसिस इस डिज़ीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप आए उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आपकी नज़र ऑलरेडी 80-90% लॉस हो गई है, तो उसमें फिर जितनी बची हुई है, बस उसी को बचाने के लिए आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो जो चली गई, वो तो चली चली गई। गई, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आपने अभी तक के कॉन्वर्सेशन में आई प्रेशर पर बात की है, थोड़ा-सा हमें उसके बारे में समझाइए कि आई प्रेशर को हम कैसे समझें और कैसे ये हमारे काला मोतियाबिंद को इतना अफ़ेक्ट कर देता है कि आँख का पूरा एकदम से विज़न लॉस हो जाता है या डैमेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? तो देखिए, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है आई के अंदर, सीलियरी बॉडी, ठीक है। दाँत-दाँत से होते हैं ऐसे, अच्छा, ठीक है? वहाँ से आँख का पानी निकलता है। निकलता है। एक्वस बोलते हैं हुँ, उसको, और ये पानी फुल 24 आवर्स आपके आँख के अंदर निकलता रहता है। ये पानी का मेन फंक्शन है आपकी आई को एक नरिशमेंट देना। ग्रेट। तो पानी बनता है और ट्रैबेकुलर मेशवर्क से बाहर निकलता है। हुँ, ये एक साइकिल चलती रहती है जिससे आँख का प्रेशर मेंटेन रहता है। नॉर्मल आँख का प्रेशर की जो रेंज है दैट इज़ लोअर साइड पे 6 मिलीमीटर और अपर साइड पे 21 मिलीमीटर, ठीक। कि आपका एक इस रेंज में प्रेशर रहना चाहिए। और ये प्रेशर पूरे 24 आवर्स के अंदर फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट होते करता है। रहता है। मतलब ये नहीं है कि हमने मान लीजिए आपका प्रेशर अभी चेक किया और 2 घंटे बाद हम दोबारा चेक करें तो वो चेंज आएगा, वो पूरे दिन के अंदर फ्लक्चुएट करता रहता हुँ, है। तो जब भी ये प्रेशर आपका एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है, मान लीजिए किसी केस में 21 से वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो प्रेशर की वजह से जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है, उसके ऊपर बड़ा स्लो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसका फंक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और वो हमें जब हम क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो उसके कुछ साइन सिम्पटम, एक सीडी रेशियो करके एक एंटिटी होती है, वो हमें दिखती है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ, भई ये इसमें प्रेशर की वजह से डैमेज हो रहा है। हुँ। अब पेशेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि हर केस में जो ग्लाकोमा का है, ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रेशर बढ़ा हुआ हो। अच्छा, ये कम भी भी हो एक, सकता है? हाँ, काफ़ी केसेज़ हैं, ऑलमोस्ट 30% जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लाकोमा, कि आपकी आँख का प्रेशर नॉर्मल रेंज में है, लेकिन फिर भी आपको ग्लाकोमा के सिम्पटम हो रहे हैं। ओके। तो इस केस में ये होता है कि मान लीजिए आपका आँख का प्रेशर 15-16 आ रहा है, हुँ, लेकिन आपको ग्लाकोमा के सिम्पटम डेवलप हो रहे हुँ। हैं, है ना? तो वहाँ पर हम पेशेंट को कहते हैं कि भई वैसे तो आपका ये प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन आपकी आँख के लिए ये ज़्यादा है। अच्छा, तो हमें इसको थोड़ा-सा और फर्दर लोअर डाउन कम करना पड़ेगा। करने की ज़रूरत है। पहला एस्पेक्ट तो ये है। हुँ, सेकंड, इसमें दूसरी कुछ और एंटिटी होती हैं कि भई आपके आँख को ब्लड सप्लाई तो पूरी आ रही है, कि अगर काफ़ी केसेज़ में होता है कि पेशेंट को हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो हमारी एक कैरोटिड आर्टरी जा रही है उसमें कोई ब्लॉकेज है, तो उन केसेज़ में भी हमने देखा है कि आँख का प्रेशर तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपको ग्लाकोमा लाइक सिम्पटम सिम्पटम्स डेवलप डेवलप हो रहे हैं। थर्ड एंटिटी इसमें जो ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता और आजकल हमारी कंट्री में भी काफ़ी हो रही है, ओबेसिटी। हाँ, मोटापा। मोटापे की वजह से क्या होता है, एक होता है स्लीप एप्निया करके, कि रात को आपकी नींद टूट जाती है क्योंकि आप ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते। हुँ। उन साँस केसेस रोक-रोक कर के रखता है। अंदर भी नॉर्मल प्रेशर होने के बाद भी आपको ग्लाकोमा लाइक सिम्पटम हो सकते हैं। अच्छा। तो ये एक पूरी डिटेल, मतलब प्रेशर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लाकोमा का, बट इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि भाई नॉर्मल प्रेशर होने के बाद भी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है या डेवलप हो रही है, कि भी साथ में कुछ और एसोसिएटेड फैक्टर तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो अगर किसी को हमें ऐसे समझना हो कि काला मोतियाबिंद होने के रिस्क पर कौन-कौन से लोग हैं, कि इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है काला मोतियाबिंद होने का, वो कौन से लोग होंगे? देखिए, सबसे पहला रिस्क तो है जेनेटिक, जेनेटिक्स। कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को अगर ग्लाकोमा है, हुँ। आपकी फैमिली में ग्लाकोमा है, तो आपको ग्लाकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको एनुअल चेकअप कराते कराते रहना रहना चाहिए। चाहिए किस एज पहली। से कराते रहना चाहिए? ये इन लोगों को हम एडवाइस करते हैं 30 इयर्स से आप अपना चेकअप कराएं, और उसके अंदर कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन आप करा के रखें।
और वो इन्वेस्टिगेशन कराने का मेन पर्पस ये होता है कि एटलीस्ट एक बेसलाइन इस्टेब्लिश हो जाए कि भाई आपकी इस एज में आई की ये कंडीशन थी, तो फ्यूचर में अगर ग्लाकोमा लाइक सिम्टम डेवलप होते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे लगता है कि दिक्कत है, तो हम वो बेसलाइन से कंपेयर कर सकते हैं कि ओवर टाइम पीरियड में कैसे आपका प्रोग्रेशन हो रहा है। तो जेनेटिक एक सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। सेकंड, इसमें कुछ एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, मोटापा, उसके डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है कि इन पेशेंट्स में ग्लाकोमा बनने की। हाई ब्लड प्रेशर वालों में। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड, स्टेरॉइड वाले पेशेंट को सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया दोनों बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड इनटेक पे हैं, और वो स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप वो ओरल ले रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं या कोई आई ड्रॉप डाल रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वहाँ पर एक रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स फिर कितने समय तक ले रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लाकोमा? देखिए, इसमें एक एंटिटी हम यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर। ओके। एक टर्म होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जो स्टेरॉइड को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो पेशेंट हैं तो आपको 2 या 3 हफ्ते में भी प्रेशर शूट कर सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर नहीं हैं, तो हो सकता है आप साल 2 साल ले रहे हैं तो उसके बाद जाके ग्लाकोमा लाइक सिम्पटम्स आएँ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म, मतलब एक रफ़ आइडिया, अगर 2 महीने 3 महीने से आपको एक चल रहा है स्टेरॉइड, तो एक रूटीन एग्ज़ामिनेशन आप अपना जाके करा सकते हैं कि भई आपकी आई की विज़न और प्रेशर वग़ैरह सब सही है। चल रहा है कि नहीं चल रहा। थर्ड, इसमें आता है ट्रॉमा, कि अगर आँख के अंदर कोई चोट वग़ैरह लग जाए तो वहाँ पे भी ग्लाकोमा होने की रिस्क बढ़ जाती है। और एक एंटिटी होती है यूवेइटिस, के आँख में सूजन हो जाए, अच्छा। इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहाँ पर भी ग्लाकोमा बढ़ने का एक चांस रहता है। तो ये कुछ एक रिस्क फैक्टर हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को स्पेशल मॉनिटरिंग पे रखते हैं कि भई ये स्लाइटली मोर प्रीडिस्पोज्ड हैं या इनको ये प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर हम उनको रेगुलर चेकअप पे रखते हैं। मे बी एवरी 3 मंथ 4 मंथ हम उनको एक रूटीन चेकअप पे बुलाते हैं कि भई आप चेक कराते रहिए। तो अगर हमें जैसे आपने रिस्क फैक्टर्स बताए, तो अगर ये लोग जान चुके हैं कि हाँ, ये रिस्क फैक्टर्स पे हैं, या अगर कोई नॉर्मल इंसान भी चाहता है कि उन्हें आगे चल के काला मोतियाबिंद ना हो, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं आई से रिलेटेड जो कराते रहने चाहिए? कितने समय में कराते रहने चाहिए? और उन टेस्ट के आप कुछ नाम बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि एक रूटीन एग्ज़ामिनेशन मस्ट है, और वो रूटीन एग्ज़ामिनेशन आफ्टर 40 तो हर पेशेंट को कराना करना है। चाहिए। आइडियली तो आज की डेट में जिस हिसाब से ये चश्मे का इंसिडेंस बढ़ रहा है, मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो बच्चों में भी एक रूटीन चेकअप होता है। अब उसके अंदर जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपका सबसे पहले विज़न चेक होगा कि आपकी नज़र कितनी है, चश्मे का नंबर कितना है, आई का प्रेशर कितना है। उसके बाद आपकी हम एक आई ड्रॉप डाल के जो पुतली है वो फैलाते हैं, और फिर पीछे से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो चेक करते हैं और रेटिना चेक करते हैं। ठीक। ये पार्ट हो गया एक क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन का। अब इसमें आते हैं कि जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं ग्लाकोमा को जानने के लिए, कि अगर मान लीजिए जब हमने आपका एग्ज़ामिनेशन किया, तो हमें थोड़ा-सा डाउट हुआ कि आपको ग्लाकोमा हो सकता है कि आपका आँख का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, या आपकी ऑप्टिक नर्व की अपीयरेंस ऐसी है कि जिससे हमें लग रहा है कि भई ये ग्लाकोमा की तरफ थोड़ा इसकी टेंडेंसी है। तो उसमें 3-4 इन्वेस्टिगेशन हैं। उसमें सबसे पहले है एक फंडस फोटोग्राफ, कि हम आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एक सिंपल फ़ोटो लेके रखेंगे, ठीक है? सेकंड, इसमें जो टेस्ट आता है दैट इज़ विजुअल फ़ील्ड। जैसा हमने पहले बताया कि भई आपकी जो इनिशियल सिम्पटम है वो फ़ील्ड ऑफ विज़न से शुरू होते हैं, तो एक राइट। विजुअल फ़ील्ड का टेस्ट होता है। सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइटें दिखाते हैं और पेशेंट को बटन दबाना होता है। हाँ। तो उससे फ़ील्ड ऑफ विज़न पता लग जाता है। ठीक। थर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस टेस्ट से हम बेसिकली आपकी जो ऑप्टिक नर्व की मेजरमेंट है, जो मोटाई है, वो अलग-अलग क्वाड्रेंट्स में मेजर करते हैं, पहला। दूसरा, गैंग्लियन सेल, जिस बारीक-बारीक धागों से ये हमारी नस बनी होती है, उसकी एक मेजरमेंट करते हैं। और ये टेस्ट हमें कई केसेस के अंदर बीमारी मैनिफेस्ट होने से पहले हमें बता देता है कि दिक्कत शुरू होने वाली है। रफली 3 से 4 साल पहले हम इस इन्वेस्टिगेशन की मदद से बीमारी को कैच कर सकते हैं, ओसीटी से। ओसीटी से। ओके। और एक लास्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है सीसीटी,
सीसीटी मतलब कॉर्नियल थिकनेस, हम्म, कि जिस हिस्से पे टच करके हम आपका आई प्रेशर चेक करते हैं वो कितना मोटा है। तो ये 3-4 इन्वेस्टिगेशन हैं जो ग्लूकोमा के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, और जो भी इनकी रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसको आगे क्या फर्दर ट्रीटमेंट करना है या फॉलो अप पे रखना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो डॉक्टर जैसे आपने हमें ये सारी चीज़ें तो अभी बता दी, ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे आप, तो उसी पर ही आते हैं कि अगर हमें समझना हो कि किसी भी इंसान को अगर डिटेक्ट हो गया है कि हाँ, उनका काला मोतियाबिंद है, तो स्टेज के हिसाब से फिर उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या होंगे? अगर जैसे शुरुआती स्टेज में पकड़ा गया काला मोतियाबिंद, तो क्या उन्हें दवाइयाँ या आई ड्रॉप्स देकर के ही ठीक कर दिया जा सकता है? तो देखिए इसमें जैसे हमने बताया कि 2 टाइप का ब्रॉडली काला मोतिया होता है, एक ओपन एंगल और एक नैरो। नैरो एंगल, ठीक है? तो नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में है वो है एक लेज़र पीआई, लेज़र कि पे। जहाँ पे वो रास्ता थोड़ा-सा नैरो हो रहा है जिस कारण से वहाँ पर एक छोटा-सा हम होल बना देते हैं जिससे वो पानी का फ्लो वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन नैरो एंगल के लिए है कि काफ़ी इसमें लोग जो हैं कैटरेक्ट सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। अच्छा, मोतियाबिंद के सर पे। सफ़ेद मोतिया कि भई ये लेंस की वजह से ही ये आपका जो एंगल है ये नैरो हो रहा है, आप इस लेंस को निकाल दें, हुँ, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और लाइफ लॉन्ग आपका काला मोतिया से जो प्रेशर बढ़ने का जो रिस्क है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, बट ये अभी इतना प्रिवेलेंट नहीं है, कम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बट ये भी एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है। ठीक है। अब अगर हम ब्रॉडली ये डिफ़ाइन करें इसके अलावा और क्या-क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है आई ड्रॉप। अगर हमने बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लिया है, तो ज़्यादातर केसेज़ में हम आई ड्रॉप्स की मदद से आई का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो आई ड्रॉप्स क्या फिर लाइफ टाइम चलेंगे या ट्रीट। आई ड्रॉप लाइफ टाइम रहती हैं। तो वहाँ पर भी पेशेंट को हमें डिस्कस करके डिसाइड करना होता है, बिकॉज़ फिर जब आई ड्रॉप शुरू होती हैं उनके भी अपने साइड साइड इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट्स होते हैं, और काफ़ी पेशेंट हमारे पास रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जो मतलब गाँव देहात में रहते हैं, बच्चे उनके बाहर रह रहे होते हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे होते हैं अकेले। तो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि उनका जो मेन कंसर्न रहता है कि डॉक्टर साहब दवाई जब ख़त्म हो जाती है फिर वो दोबारा लाने में 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ़्ते का गैप हो जाता है, तो कि फिर कई बार कोई देता नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं होती, तो वो एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कई लोगों को ये एक अलग से बर्डन लगता है कि रोज़ आई। दवाई डालते रहोगे, भई ये तो फ़ीज़िबल नहीं है हमारे लिए। तो ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करने से पहले हम पेशेंट की एक पूरी उसकी क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसको सारा डिटेल में हम बताते हैं कि भई ये अगर हम आई ड्रॉप्स पे हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आई ड्रॉप लाइफ़ लॉन्ग डालनी है, और हर आई ड्रॉप के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो शुरू करने के बाद ही हमें पता लगते हैं कि कौन-सा पेशेंट किस आई ड्रॉप को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर बट आई ड्रॉप आज की डेट में ऑलमोस्ट 90 टू 95% केसेज़ में ग्लूकोमा की प्रोग्रेशन को रोकने में सक्सेसफुल है, और इसमें अब 4-5 तरीके की दवाइयाँ, काफ़ी पोटेंट मेडिकेशन अवेलेबल हैं, और वो किसी-किसी केस में तो 1 या 2 बार ही आपको पूरे दिन में डालनी पड़ती हैं। तो उससे वो कंट्रोल में रहता है। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि भई लेज़र का एक ऑप्शन है, जैसे नैरो एंगल के अंदर हम लेज़र करके एक रास्ता बना देते हैं, वैसे ही ओपन एंगल के अंदर भी एक ट्रेबेकुलोप्लास्टी करके एक प्रोसीजर होता है, लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी। तो अर्ली टू मॉडरेट केसेज़ के अंदर सिर्फ़ लेज़र से भी काफ़ी केसेज़ में प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। बट अगर जहाँ पर हमें ये लगता है कि भई ये दवाई पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या मैक्सिमम मेडिकेशन होने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है और दवा डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, या पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन ऐसी है कि वो दवाई नहीं डालना चाहता, तो वहाँ पर सर्जरी का भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि जहाँ पर हम सर्जरी कर कर उस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नैरो एंगल में कैटरेक्ट की सर्जरी से हो जाता है, नहीं तो इसमें ट्रेबेकुलोटमी एक प्रोसीजर होता है, उसके अंदर एक छोटी सी विंडो हम बना के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस के अंदर हो तो एक अहमद वाल्व करके जो होती है, एक शंट बोलते हैं उसको, तो आँख के अंदर एक शंट हम लगा देते हैं। अब ये भी अलग-अलग तरीके के शंट आजकल अवेलेबल हैं, माइक्रो शंट्स भी अवेलेबल हैं जो एक 5-10 मिनट के प्रोसीजर से लग जाता है। हुँ, हुँ। अर्ली स्टेज में वो काम करते हैं, बट अगर डिज़ीज़ एडवांस है तो एक प्रॉपर सर्जरी 45 मिनट्स टू 1 आवर की सर्जरी होती है, उससे कंट्रोल किया जा सकता है।
तो बाय एंड लार्ज ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट किस टाइप के ग्लोकोमा से सफ़र कर रहा है और कौन सा उसको ट्रीटमेंट मोडेलिटी पेशेंट की ओवरऑल सूट वेलबींग करेगा। सूट करेगा। आपने जैसे शुरुआत में आई ड्रॉप्स का बोला कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कुछ क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स मोस्टली आपके पास लेकर के आते हैं? देखिए, एक इसमें आज की डेट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स बोलते हैं ठीक उनको है, हम, ठीक है? ये दवाइयाँ ज़्यादातर रात में एक ही बार डालनी होती हैं, बट आई ड्रॉप्स होती हैं। आई ड्रॉप्स। और ये जो मेडिकेशन है, इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है, वो ये कि आँख लाल हो जाती है। अच्छा, अब आपको एक केस से बताता हूँ मैं, है ना? एक पुलिस कांस्टेबल को ये दवाई कहीं वेस्टर्न यूपी में स्टार्ट कर दी कि भई ये आपको ग्लोकोमा है और ये आप दवाई डालिए, शुरू कर दीजिए। है ना? अब उनकी आँख जो है वो लाल रहने लग गई। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब दवाई, मैंने कहा भई ये डालो आप, क्या प्रॉब्लम है डालने में? तो उनका जो रिस्पॉन्स था कि डॉक्टर साहब मेरी आँख लाल होती है, मैं कांस्टेबल हूँ और ये आँख लाल लेके जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ ना, तो लोग इसका अलग-अलग मतलब निकालते हैं हाँ, कि भई इसने शरद कहीं शराब पी के तो नहीं आ गया कहीं ये। तो कह रहे हैं मुझे तो ये बिल्कुल चाहिए ही नहीं, आप चाहे जो करना है वो करो बट ये दवाई नहीं डालूँगा। तो ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको दिया ये इसलिए कि एक किसी दूसरे आदमी के लिए ये रेडनेस हो सकता है इर्रेलेवेंट हो, उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन उस आदमी के लिए वो रेडनेस जो थी वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गई। हाँ, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे जो इसमें रेडनेस हो गई जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के अंदर, दूसरा इसमें साइड इफ़ेक्ट होता है कि जो हमारी आई लैशेज़ हैं, ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, और इसका एक कॉस्मेटिक अलग बाय प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो फीमेल्स को अगर हाँ, लैटिज़ कर्ल बड़ी करनी हो, ठीक है? थर्ड साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप आई ड्रॉप डालेंगे ये वाली, तो वो थोड़ी-सी यहाँ पर स्पिल होती है आपके। अच्छा, तो इस एरिया का जो कलर है, जो पिगमेंटेशन है, वो ठीक, चेंज हो जाती है। तो ये 2-3 कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, बाकी एलर्जी हो जाती है, यूवेइटिस, देयर आर रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बट ये 2-3 हैं जो कॉमन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग से होते हैं। अब इसके अलावा और जो साइड वो हैं दवाइयाँ, एसिटाज़ोलामाइड करके एक कंपाउंड है, उसकी भी आई ड्रॉप्स आती हैं। हुँ, उनसे ये है कि स्टिंगिंग सेंसेशन होती है कि जब आप दवाई डालेंगे तो एक बर्निंग सी लगेगी। कॉर्निया हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट दिक्कत पड़ता होती है, बट बाई एंड लार्ज 4 से 5 साल से आगे जब हम दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं, तो हमें यूजुअली मिक्स एंड मैच करके चेंज करनी पड़ती है कि एक दवाई से पेशेंट को कितना थोड़े-थोड़े, मतलब हाँ, रिस्पॉन्स कम होनी शुरू हो जाती है या साइड इफ़ेक्ट ऐसे आने शुरू हो जाते हैं कि आसपास की स्किन मैसेरेट हो गई जो। तो साइड इफ़ेक्ट हैं बट ऐसे नहीं है कि पेशेंट टॉलरेट नहीं करते हैं कर उनको। सकते हैं। तो पेशेंट स्पेसिफिक जो भी जिसको रिस्पॉन्स आती है उसके हिसाब से वी नीड टू मॉडिफाई द ट्रीटमेंट। हुँ, इसके बाद आपने आई ड्रॉप्स के बाद कहा कि लेज़र किया जाता है, तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो कितनी देर का प्रोसीजर होता है? देखो लेज़र तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इट हार्डली टेक्स 1 मिनट ठीक, लेज़र करने के लिए, और यूजुअली उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है बिकॉज़ वो कोई सर्जरी नहीं है। वो तो बाहर से एक हम बस एक लेज़र लाइट लगाते हैं, उससे एक ओपनिंग बन जाती है, या जो ट्रेबेकुलोप्लास्टी है उसके अंदर मेशवर्क को ट्रीट कर देते हैं। तो वो अगर नहीं भी काम करे तो एज़ सच उसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है उसके, और सिंपल प्रोसीजर है, 1 मिनट के करीब लगता है उसको करने। बस ओके और लास्ट आपने कहा कि सर्जरी करनी पड़ती है, तो सर्जरी की नौबत कब आ जाती है काला मोतियाबिंद में? कितना विज़न जो एकदम डैमेज हो चुका देखिए, सर्जरी हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक तो डैमेज काफ़ी एक्सटेंसिव हो गया है, प्रेशर पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा है, या दवाइयों के बाद भी डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, बिकॉज़ इस सर्जरी के अपने अलग रिस्क्स हैं। इसमें मान लीजिए हमें एक बैलेंस बनाना होता है, एक जो हम विंडो क्रिएट करते हैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, या शंट भी जो हम लगाते हैं। अब वो प्रेशर अगर आपका, मान लीजिए जो विंडो आपने बनाई वो एक लिमिट से ज़्यादा बड़ी बन गई, तो प्रेशर जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना? विंडो छोटी बनी, तो वो जितना हमें कंट्रोल चाहिए वो पता लगा कि भई सर्जरी के बाद भी हमें 1-2 दवाइयाँ फिर से डालनी पड़ रही हैं। तो उसके अंदर वो बैलेंस बनाना एक बहुत ज़रूरी है। हालाँकि हम सर्जरी करते हुए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो राइट एक्यूरेटली बने, बट हर पेशेंट जो है सर्जरी को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। तो किस में कैसा रिस्पॉन्स रहेगा वो पहले से जज करना बड़ा मुश्किल होता है। और जो जैसे हर सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं,
ग्लाकोमा सर्जरी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्या उसमें साइड इफेक्ट्स? मेन है कि किसी भी सर्जरी में एक इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, ब्लीडिंग की रिस्क रहती है आँखों में? आँखों के अंदर। जैसे मैंने बताया कि प्रेशर अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो कम प्रेशर हाइपोटनी वाले साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे? मतलब आँख ही आपकी थोड़ी-सी कोलैप्स हो जाएगी, जो आँख के स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, वो अंदर की तरफ थोड़े-से फ़ोल्ड हो जाते हैं। बट ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। मतलब मान लीजिए आपका प्रेशर जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा कम हो गया, हुँ। है ना? तो हम उसको जाके रिवाइज़ कर सकते हैं। जो हमने सर्जरी करी है उसमें एक स्टिच एक्स्ट्रा लगा दें तो वो कंट्रोल हो जाता है। बट अगर हम इस सर्जरी को कैटरेक्ट सर्जरी से कंपेयर करें, तो कैटरेक्ट सर्जरी की जो सेफ्टी रिस्क है दैट इज़ ऑलमोस्ट 97-98% सेफ है। ठीक है। ये उसके मुकाबले थोड़ी-सी ज़्यादा रिस्क। इसकी जो रिस्की है, इसलिए ये सर्जरी हम वहीं पर करते हैं जहाँ हमें ये लगता है कि भई अब ये बिना सर्जरी के बाद बनेगी नहीं। कि या तो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है या पेशेंट कह रहे हैं कि भई हम दवाई नहीं डाल सकते, हुँ। कि हमारे पास वो आस-पास लोग नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप डालते हैं, वो स्पिल हो हाँ जाती जी। है कि और दवाइयाँ भी कॉस्टली आती हैं। हुँ। तो वो सारी चीज़ें देख के हम सर्जरी का डिसीजन लेते हैं कि भई जहाँ पे हमको लगता है कि भई ज़रूरी है करनी। तो अगर मोटा-मोटी किसी को समझना हो कि अगर काला मोतियाबिंद हो गया है, कितने परसेंटेज तक उनकी जो आई डैमेज हो चुकी है, तो कौन-सा ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है? देखिए अर्ली स्टेज में हुँ। अगर हम माने कि 20-30% तक अगर डैमेज है, हाँ। तो वो तो हम आई ड्रॉप से ही कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे हम सर्जरी नहीं कंसीडर करते हुँ। हैं। बट अगर इससे ज़्यादा 50-60% के ऊपर अगर डैमेज हो गया है और पेशेंट कंप्लायंट नहीं है, दवाई डाल ही नहीं रहा, भूल जाता है या इर्रेगुलर है, कई पेशेंट भी इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सीरियसली नहीं लेते बीमारी को। तो वहाँ पर हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि भई ऑलरेडी इतनी डैमेज हो चुकी है, दवाई आप रेगुलरली नहीं डाल रहे हैं या दवाई की उतनी रिस्पॉन्स नहीं आ रही है जितनी हमें चाहिए, तो हम सर्जरी परफॉर्म। एक ऑप्शन है, वो हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो एकदम ही एडवांस स्टेज में आते हैं, 70-80% डैमेज है और उनकी रिस्क प्रोफाइल बेटर है। मान लीजिए 70-80% डैमेज के साथ मेरे पास एक 45-50 ईयर ओल्ड अगर आता है, तो मेरी टेंडेंसी रहेगी कि मैं सर्जरी पहले कर दूं, बिकॉज़ उनको डिज़ीज़ बर्डन थोड़ा लंबे टाइम के लिए कैरी करना है। करना पड़ेगा। बनिस्बत अगर 75-80 ईयर ओल्ड कोई पेशेंट आता है, तो वहाँ पर हमारी सर्जरी की इतनी वो प्रायोरिटी नहीं रहती, बिकॉज़ इस एज ग्रुप में रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। करेक्ट। तो वहाँ पर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भई मेडिसिन से अगर कंट्रोल हो जाए। बट अगर नहीं होता तो उस एज ग्रुप में भी हम करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करके। बट एक रफ़ जो आपने पूछा कि भई क्या हमारी प्रेफ़रेंस क्या रहती है, वो इस बेसिस पे रहती है। ओके। तो डॉक्टर अगर काला मोतियाबिंद जैसे आपने कहा कि इसको साइलेंट डिज़ीज़ बोला जाता है, धीरे-धीरे आपकी आँखों को डैमेज कर देता है। कितना डैमेज हो जाता है कि इंसान अंधा ही हो जाता है? अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हुँ। तो ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस कॉज़ कर सकता है। ये दिक्कत की बात। और आज भी लोगों को जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको मन में यही डर होता है काफ़ियों को कि भई काला मोतियाबिंद हो गया है, तो मैं अब ब्लाइंडनेस हो ही गई मुझे समझो। बट पेशेंट्स को या जो लोग ये सुन रहे हैं, उनको हम ये बताएँ कि भई आज की डेट में जी। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, दवाइयों से भी अवेलेबल है, लेज़र से भी अवेलेबल है, सर्जरी से भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से इस बीमारी को हम रोक सकते हैं और आपकी जो नज़र है आँखों की, उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर अभी हम इस पूरे कन्वर्सेशन का एक क्रक्स निकालें तो वो यही है कि ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस जितना जल्दी हम कर लें वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर हम चाहते हैं कि जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या एडवाइस या मंत्रा ज़रूर दे दें कि अगर वो चाहते हैं कि उनको काला मोतियाबिंद ना हो, तो अपनी आँखों की सेहत का वो कैसे ख़्याल रखें? किन बातों का ध्यान रखें ताकि इस तरह की बीमारियों के खतरे से वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बचा सकते हैं? देखिए, जैसा पहले हमने बताया साइलेंट थीफ ऑफ विज़न, तो इसके ज़्यादातर केसेज़ में कोई साइन सिम्पटम नहीं होते हैं, तो रेगुलर आई एग्ज़ामिनेशन ही एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हुँ। हैं। कि आप जाएँ साल 2 साल में अपना एक चेकअप कराएँ और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भई दिक्कत हो रही है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करानी है वो करा लें। हुँ। इस चक्कर में ना रहें कि मुझे ठीक दिख रहा है, मैं क्यों कराऊँ? हाँ। ठीक है? बिकॉज़ इनिशियल स्टेजेज़ में तो पेशेंट को ठीक ही दिखता है, ये धीरे-धीरे करके बढ़ती है बीमारी। प्रोग्रेस होता है। तो रेगुलर आई एग्ज़ामिनेशन एक मस्ट है हुँ। और जिनको प्रीडिस्पोज़िंग रिस्क है
फैमिली हिस्ट्री है, आँख में चोट लगी हुई है, स्टेरॉइड चल रहे हैं, वो एक ज़रूर अपना पहले जाके ज़रूर चेकअप कराएँ। वो अपना इस चीज़ के लिए वेट ना करें कि कुछ सिम्पटम आएगा तो हम जाके चेक कराएँगे। वो ज़रूर कराएँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताकि उनकी आँखों की सेहत सही रहे? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एक गुड न्यूट्रिशन, हुँ। कि आप अपनी डाइट का एक प्रॉपर ध्यान रखें। कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें खा सकते हैं जो आँखों की सेहत के लिए अच्छी होती हैं? इसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड कलर्ड फ्रूट्स। कलर्ड फ्रूट्स, जैसे अब विंटर का सीज़न आने वाला है, तो इसमें काफ़ी रंग-बिरंगे जो सीज़नल फ्रूट्स सब्जियाँ भी आएँगी, फ्रूट्स भी आएँगे, तो वो आप एक कंज़्यूम कर सकते हैं। आज की डेट में लोग सप्लीमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बट मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, जितने आप नेचुरल तरीके से अगर ये ऑर्गेनिक नेचुरल तरीका सेकंड है रबिंग ऑफ द आई, ना ही करना है। नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप अपनी आँख रब करते हैं और पेशेंट को पता नहीं होता, वो हल्के से कर लेते हैं, इसके 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो आपका कॉर्निया की शेप चेंज हो सकती है, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक साल, 2 साल, 3 साल कॉन्स्टेंटली रब कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर। सेकंड, जब भी आप रब करते हैं, आपकी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है? थर्ड, आँख के पीछे एक विट्रस जेली होती है, जब भी आप उसको वायलेंटली रब करते हैं, तो वो विट्रस जेली काफ़ी मूव करती है, और कई पेशेंट्स ने या लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने अगर ज़ोर से अपनी आँख मल ली, तो आपको सितारे से टूटते हुए दिखाई देते हैं कई बार। जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है ना, वैसे लाइटें निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक लिमिट से ज़्यादा अपनी आँख के ऊपर प्रेशर डाल दिया। डाल दिया है। हुँ, और थर्ड है एक रेगुलर आई एग्ज़ामिनेशन, बहुत ज़रूरी है। बस। बस, ये 2-3 चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं, तो बहुत हद तक हम अगर चाहेंगे कि काला मोतियाबिंद ना हो, तो उससे बचा जा बचा जा सकता है। और जैसा आपने कहा कि जो है डायग्नोसिस ज़रूरी है, समय रहते इलाज करा लीजिए, ओके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस टॉपिक पर हमें बहुत ही विस्तार से सारी जानकारी दी और बहुत ही डिटेल में हर एक एस्पेक्ट को समझाते हुए बताया कि काला मोतियाबिंद कितना डेंजरस हो सकता है अगर समय रहते उसका इलाज ना किया जा सके तो। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर काला मोतियाबिंद से रिलेटेड आपके मन में कोई और भी सवाल रह गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल एनवीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।